एक आदमी एक ऐसे शिप में घुसता है जो 40 सालों से गायब था और उसे क्रू अब भी जिंदा मिलता है। 1962 में लोग समुंदर पर चल रही ओशन लाइनर एंटोनिया ग्राजा पर एक शानदार क्रूज का मजा ले रहे हैं। फ्रांसिस्का और बैंड बहुत खूबसूरत म्यूजिक बजा रहे हैं, इसलिए सब लोग डांस कर रहे हैं, बस केटी को छोड़कर। एक वेटर नोटिस करता है कि उसके पास एक स्पेलिंग खिलौना है और वह उसे मैं बहुत बोरिंग हूँ लिखने में मदद करता। आखिरकार कैप्टन देखता है कि केटी अकेली है तो वह उसे अपने साथ डांस करने के लिए पूछता है। रात बहुत खुशी में गुजरती और कोई भी उस रहस्यमय आदमी को नहीं देखता जो एक लीवर खींचकर एक वायर खोल रहा है। वह कई सेकंड तक घूमता है और अचानक टूटकर डांस फ्लोर पर आ गिरता। लाइटें टूट जाती, सजावट बर्बाद हो जाती और डांस कर रहे सभी लोगों के शरीर का ऊपर दायां हिस्सा कट जाता है। सिर्फ केटी बचती है क्योंकि उसकी हाइट छोटी होती। 40 साल बाद कुछ सैल्वेजर्स एक टूटा हुआ शिप निकाल रहे होते हैं। शिप में बहुत पानी भर रहा है जिससे वजन बढ़ गया है और उसे हिलाना मुश्किल हो रहा है। ईपीएस एक वायर से उतरकर पुराने शिप में घुसता है और पोर्ट फ्लोटर में एक छेद पाता है, जिसका मतलब है कि शिप 5 मिनट में पूरी तरह भर जाएगी। कैप्टन मर्फी उसे छोड़ने का आदेश देता है, लेकिन ईपीएस उससे ठीक करने रुक जाता है। मुंडर और डॉज भी कूद कर आ जाते हैं और तीनों मिलकर एक धातु का टुकड़ा वेल्ड कर देते हैं, जिससे छेद बंद हो जाता। कुछ देर बाद टीम अपना काम पूरा होने और पैसे मिलने की खुशी मना रही हो। तभी एक पायलट फेरीमैन उन्हें रोकता है और बताता है कि उसे उनकी जरूरत है। वह उन्हें एक पिक्चर दिखाता, एक शिप जो उसने पिछले महीने बीरिंग सी में उड़ते हुए देखा था। फेरीमैन ने उससे कनेक्ट करने की कोशिश की थी पर किसी ने जवाब नहीं दी। कुछ दिन पहले भी उसने उसे फिर देखा। टीम यह जॉब ले लेती है और फेरीमैन बताता है कि वह भी साथ चलेगा। अगली सुबह वे निकलते हैं पर पूरा दिन कुछ नहीं मिलता। शाम को सैंटोस को पास में कुछ दिखाई देता है और वह जल्दी से मर्फी को बुलाता, लेकिन जब तक मर्फी पहुंचते हैं वह चीज गायब हो चुकी हो। मर्फी को रडार पर कुछ नहीं दिखता। उसे लगता है उसने कल्पना की, लेकिन कुछ सेकंड बाद रडार पर अचानक एक सिग्नल आता है। ईपीएस भी उनके साथ रडार देखने लगती है और नोटिस करती है कि वह रहस्यमय चीज बार बार दिखाई दे रही और गायब भी हो रही है। मर्फी रेडियो चलाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं हो। तभी अचानक एक बहुत बड़ा शिप उनके सामने आ जाता है और सैंटोस को अपनी टग बोट तुरंत रोकनी पड़ती। वह बड़ी टक्कर से तो बच जाता है, लेकिन टग बोट का आगे वाला हिस्सा शिप से टकरा जाता है और इंजन खराब हो जाता है। मर्फी को शिप का नाम दिखता है एंटोनिया ग्राजा। वह बताता है कि यह एक इटालियन शिप जो 1962 में बिना डिस्ट्रेस सिग्नल दिए गुम हो गया। इसे ढूंढना हर कैप्टन का सपना रहा है। वे क्रेन की मदद से आधे लोग शिप पर चढ़कर देखने जाते हैं, जबकि बाकी टग बोट की निगरानी करते हैं। अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि सभी लाइफ प्रिजर्वर्स गायब हैं और लाइफ बोट्स भी नहीं है। अंदर घुसते ही वे बोट से कनेक्शन खो देते हैं। वह से एक आवाज को फॉलो करते हैं और एक पेंडुलम क्लॉक पाते हैं जो अभी भी चल रही होती है। क्लॉक अचानक घंटा बजाती है और सब डर जाते। चलते समय उन्हें दिखाई नहीं देता कि केटी का खिलौना खुद ब खुद वेलकम अबोर्ड लिख देता है। शिप में जितना आगे बढ़ते जाते हैं टग बोट के रेडियो में उतनी ही स्टैटिक बढ़ती जाती। उन्हें एक भी डेड बॉडी नहीं मिलती। एक भारी दरवाजा खोलने के बाद वे नीचे वाले लेवल में पहुंचते हैं और मुंडर का पैर फिसल कर फ्लोर टूट जाता है। ईपीएस उसे पकड़ लेती है लेकिन वह भी फिसलने लगती है। बाकी लोग उसकी टांगें पकड़कर ऊपर खींच। नीचे झांकते हुए ईपीएस अचानक केटी को देखती है, लेकिन वह तुरंत गायब हो जाती। वो लोग आगे बढ़ते हैं और ब्रिज पहुंचते हैं। यहाँ कंपास और हेल्म दोनों खराब है और फ्यूल टैंक्स खाली हैं। मर्फी शिप का लॉग ले लेता है और डॉज को एक डिजिटल वॉच मिलती है जो 1962 में बनती ही नहीं थी। इसका मतलब है कि उनसे पहले भी कोई शिप पर आया था, लेकिन उसने शिप को नहीं ली। मर्फी कहता है कि सब आराम करें और सुबह टग करके शिप ले जाएं। टग बोट पर लौटकर फेरीमैन पूछता है कि क्या उन्हें शिप के बारे में कुछ पता चला। मर्फी बताता है कि नहीं और मैरी सेलेस्ट की कहानी सुनाता है, एक और गॉस्ट शिप जिस पर कोई नहीं मिला था। टीम सुबह शिप को खींचने की योजना पर बात करती। मर्फी उसे टग करना चाहता है, लेकिन सैंटोस कहता है उनकी टग बोट इतना वजन नहीं खींच सकती। एंकर्स भी गायब हैं, इसलिए वे इसे छोड़कर बाद में लेने भी नहीं आ सकते। ग्रीर इंजन ठीक करने को मान जाता है। शोर तक पहुंचने में लगभग 2 हफ्ते लगेंगे। अगली सुबह क्रू स्कूबा डाइविंग करके हुल चेक कर और देखती है कि एक बड़ा छेद शिप को धीरे धीरे डूबा रहा है। इसके ऊपर एक तेज करंट उसे रॉक की तरफ खींच रहा है। 3 दिन में टकरा जाएगा। टीम कहती है इतना कम समय शिप और इंजन दोनों को ठीक करने के लिए काफी नहीं है, पर मर्फी उन्हें आदेश देता है कि कोशिश करो। सैंटोस टगबोट पर इंजन ठीक करने रहता है, बाकी शिप पर अलग अलग हिस्से देखने जाते। रेडियो फिर नहीं चलता। मुंडर और डॉज एक फ्लडेड लेवल में पहुंचते हैं और इंजन रूम भी पानी में डूबा मिलता है। ग्रीर और मर्फी कैप्टन्स रूम ढूंढते हैं, लेकिन मर्फी ग्रीर को अंदर नहीं आने देता। उसे वहाँ कैप्टन की हैट, एक ब्लड स्टेन्ड रेजर और विस्की मिलती है। जब वह पीने जाता है तो मिरर
में खुद को कैप्टन जैसा देखता है। फिर एक झपकी में सब नॉर्मल। ग्रीर अकेले एक्सप्लोर करते हुए देखता है कि एलिवेटर गिर चुका है। इसी दौरान ईपीएस का फेरीमैन से अलगाव हो जाता और वह पूल रूम पहुंच जाता। उसे वॉल्स में बहुत से छेद और फर्श पर बुलेट केसेस मिलते हैं। केटी दिखकर उसे चौंका देती है और वह गिरकर बेहोश हो जाती। कुछ देर बाद फेरीमैन उसे ढूंढ कर बाहर निकालता है, लेकिन कमरे की दीवारों से खून बहने लगा और पूल खून और लाशों से भर जाता। फ्रांसिस्का की गाना भरी आवाज पूरे शिप में गूंजने लगी। ग्रीर उसे फॉलो करता है और डाइनिंग रूम पहुंचे, जहां पियानो और उस पर फ्रांसिस्का की चीजें रखी होती हैं। ईपीएस एंड फेरीमैन लॉन्ड्री रूम में फंस जाते हैं, जहां अचानक पानी भरने लगता है और उनमें ताजी लाशें तैरती दिखाई देती। बाद में ईपीएस को कार्गो होल्ड में एक पुरानी कार दिखती है और फिर मेल बैग्स के नीचे सोना मिलता है, लेकिन रेडियो सिर्फ स्टैटिक देता है और कोई अजीब आवाज ईपीएस को नाम लेकर पुकारती है। गैली में जाते हुए ईपीएस को फ्रिज में से आवाज आती है और वह डर जाती, लेकिन यह डॉज और मुंडर की शरारत निकलती है। टीम सारा सोना निकालकर बहुत खुश होती, लेकिन मार्किंग्स मिटाई हुई है, मतलब यह चुराया हुआ सोना है। फिर भी वे फैसला करते हैं कि शिप की बजाय गोल्ड ले चलेंगे। ग्रीर और सैंटोस टगबोट पर इंजन ठीक करने जाते, तभी प्रोपेन टैंक खुद चलने लगता है और केटी ईपीएस को वार्न करने की कोशिश करती है, लेकिन एक और गोस्ट उसे धक्का देता है। टगबोट का इंजन चलते ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। सैंटोस जलते हुए पानी में कूदता है और टगबोट का आधा हिस्सा उड़ जाता है। ईपीएस कूदकर सबको बचाने की कोशिश करती। सैंटोस गायब हो जाता है। टीम शिप पर रात गुजारने पर मजबूर है। डॉज सैंटोस की मौत का इल्जाम फेरीमैन पर लगाता है। रात में केटी पूल के पास घूमती है। किचन में डॉज और मुंडर पुराने कैंस खोलते हैं, अंदर अच्छा खाना फिर कीड़े। ईपीएस पुराने पैसेंजर लिस्ट में केटी का नाम देख वह अकेले यात्रा कर रही। वह उसकी रूम नंबर ढूंढ कर वहां जाती। कॉरिडोर की सारी डोर्स अचानक बंद हो जाती हैं, बस एक धीरे धीरे खुलती है। अंदर ईपीएस को कमरे में केटी की डेड बॉडी मिलती है। फिर केटी की आत्मा आकर उसे समझाती है कि सब लोग यहाँ फंसे हुए हैं और वह सोलस कलेक्ट करता है। जब ईपीएस पूछना चाहती है, सीलिंग से खून टपकने लगता है और केटी उसे जाने को कहती। डाइनिंग रूम में ग्रीर शराब पी रहा होता है कि अचानक पूरा कमरा 1962 जैसा बन जाता है और फ्रांसिस्का उसे रींझ जाती है, लेकिन वह गोस्ट होती है और ग्रीर एलिवेटर शाफ्ट में गिरकर मर जाता है। मर्फी को शिप का असली कैप्टन दिखाई देता, जो उसे लोरेलाई नाम के शिप की तस्वीरें दिखाता है। वही सोना वहीं से आया था। एक फोटो में लोरेलाई का एकमात्र सर्वाइवर दिखता है, फेरीमैन। मर्फी डरकर भागता है, लेकिन सैंटोस का गोस्ट उसे परेशान कर। ईपीएस और फेरीमैन उसे ढूंढते हैं, लेकिन मर्फी हेल्यूसिनेशन में उन्हें भी सैंटोस समझ लेता है और हमला कर देता। ईपीएस मजबूरी में उसे घायल कर और फेरीमैन उसे बेहोश कर देता। सुबह ग्रियर नहीं मिलता। टीम फिर काम जारी रखती है। वे हल का बड़ा हिस्सा ठीक कर देते हैं और पंपिंग सिस्टम सेट कर शिप अब रॉक से बच सकती है। आईपीएस कोटी दिखाकर उसे ग्रियर की डेड बॉडी दिखाती और फिर उसे यादों में ले जाकर सच बताती है कि सोने के लिए इंसानों ने ही सबको मारा। फ्रेस्का और एक आदमी ने सबको धोखा दी। आखिर में वह आखिरी आदमी फेरीमैन। एईपीएस लौट कर देखती है कि फेरीमैन ने मर्फी को मार दिया है। इंजन रूम में क्लॉग होने पर मंडर उसे ठीक करने जाता है और गियर्स में फंसकर मारा जाता है। ईपीएस डॉज को बताने जाती है और तभी फेरीमैन भी आ जाता है। ईपीएस उसे डॉज को गन देकर दोनों को साथ रहने को कहती है। फेरीमैन डॉज को उकसाता है और डॉज उसे गोली मार देता है, लेकिन फेरीमैन नहीं मरता। ईपीएस एक्सप्लोसिव्स लगा रही होती है कि डॉज वापस आता है और बताता है कि फेरीमैन मर चुका है। ईपीएस उसे बताती है कि यह सच नहीं। डॉज बहस करता है और अचानक फेरीमैन में बदल जाता है। डॉज पहले ही मर चुका था। फेरीमैन बताता है कि उसे जहन्नुम की सजा के तौर पर जहाज भर भर कर करप्टेड सोल्स नीचे भेजने होते हैं। केटी जैसी मासूम सोल्स नहीं गिनी जाती। वह ईपीएस को छोड़ने की पेशकश करता है, पर ईपीएस इनकार कर देती है और शिप उड़ाने लगती। फेरीमैन उसे चोट पहुंचाकर डेटोनेटर गिरा देता है। पानी में लड़ाई होती है, लेकिन ईपीएस एक क्रॉसबो से उसकी टांग में मारती है और फिर एक तीर डेटोनेटर में मारकर बॉम्ब एक्टिवेट कर देती। भयानक एक्सप्लोजन में पूरा शिप उड़ जाता है और फेरीमैन जलकर खत्म हो जाता है। फंसी हुई सारी आत्माएं आजाद हो जाती। केटी ईपीएस को बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है और अलविदा कहती है। आईपीएस तैरते हुए एक रेस्क्यू शिप द्वारा बचा ली जाती है। कुछ समय बाद जमीन पर लौटते हुए उसे एम्बुलेंस में डाल रहे होते हैं कि वह देखती है ऑफिसर्स वहीं सोने के बॉक्सेस ले जा रहे हैं और फेरीमैन उनके साथ जा रहा है। ईपीएस चीखने की कोशिश करते, लेकिन एम्बुलेंस का दरवाजा बंद हो जाता। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू रखें ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सकें।